Dear students, in the present video I am going to discuss about lesson number 3, namely global warming, a catastrophe in the making, of class 8th. As you know, mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. The devastating effects of man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. So, the question is, what is global warming? Global warming है क्या? Global warming is a gradual increase in the Earth's temperature, generally due to greenhouse effects caused by increased levels of like CO2, CFCs and other pollutants. कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ को हम मुसीबत या आफत कहलाते हैं, ये कहते हैं। अब देखिए, पहला पैरा है इसका जो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। पहला पैरा है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉमन, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉमन टर्म यूज टुडे, ठीक है, एस्पेशली इन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहता है आज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है? एक कॉमन नाम है, एक आम सा नाम है, एक अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है, ख़ास तौर पर कहाँ पे? जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया होता है बुक्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स एक्स्ट्रा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कौन सा आता है? जैसे इंटरनेट है, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स वगैरह, ठीक है। इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट रिलेटेड इफेक्ट्स। कहता है ये क्या करता है? ज़मीन के माहौल और समुंदर के बढ़ते हुए औसत दर्जाए हरारत, इससे मुतालिक असरात की तरफ क्या करता है? इशारा करता है। इफ़ेक्ट्स होता है इशारा, असरात। तो क्या करता है? उसके क्या असरात है उसकी तरफ इशारा करता है। In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degree Celsius, यानी कि 1.4 Fahrenheit, with about two-third of the increase occurring over just the last 3 decades. कहता है पिछले 100 वर्षों में ज़मीन की सतह का औसत दर्जाए हरारत जो है तकरीबन 0.8 से लेकर यानी कि 1.4 फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है, जिसमें 2/3 इजाफा तो पिछले सिर्फ 30 वर्षों में या 3 दहाइयों में हुआ है, ठीक है। अब कहता है one of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels। कहता है कि इसकी एक खास वजह जो है, इसकी खास वजूहात में से एक वजह ये दी जाती है कि जो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद है जो कि इंसान की सरगर्मियों या इंसान की एक्टिविटीज़ से, जैसे कि जंगलों डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि जंगलों की कटाई की वजह से, या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या जो हम नामियाती ईंधन को जलाने के साथ पैदा करते हैं, इंसान जलाता है, जैसे गाड़ियाँ चलाने से एलपीजीज होता है या एक्स्ट्रा बहुत सारी फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो जो उनकी जलाने से क्या होता है? गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो उन गैसेस की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगल के कटाव की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ गया है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है, और उसकी वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग समस्या जो है वो आ गई है। अब नेक्स्ट पैरा है, यहाँ पे कहता है कि एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल्स टू राइज and will change the amount and pattern of precipitation and a probable
एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। कहता है कि जो इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जो कुर्राए अर्ज में, ग्लोबल बोलते हैं कुर्राए अर्ज को, ज़मीन को, तो कहता है कि जो इसकी दर्जाए हरारत यानी टेम्परेचर में इजाफा हुआ है उसकी वजह से समुंदर की सतह को ऊंचा कर देता है। ठीक है, यानी कि समुंदर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, उसका लेवल, उसकी सतह जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड विल चेंज द अमाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। कहता है और क्या कर देता है, अम्ले तबखीर के तर्ज को तब्दील कर देगा। ठीक है, अम्ले तबखीर क्या होता है, जो बारिश का मौसम होता है, जब बारिश होती है तो वो बेमौसम बारिश हो जाएगी। एंड प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और क्या कर देता है, मुंतका हो जाता है रेगिस्तानों के जो मुमकिना तौसी भी। ठीक है, जो रेगिस्तान है, यानी रेगिस्तान कौन से होते हैं, जहाँ पे, जिसको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बोलते हैं, तो उनका जो है प्रोबेबल एक्सपेंशन होगा, फैलाव जो है वो ज़्यादा होगा। जब बारिशें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उनका जो है फैलाव ज़्यादा होगा। A warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with the continuing retreat of glaciers. ठीक है, कहता है कि कुतुब शुमाली के नवा में सबसे ज़्यादा दर्जाए हरारत होने की तवक्का है। ठीक है, और इससे का ताल्लुक ग्लेशियर्स और मुकम्मल तौर पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने पे भी होगा। ठीक है, जो आर्टिक ओशंस है तो वो कहता है कि उससे क्या होता है, रिट्रीट होता है, कम होना। तो कंटिन्यू जो है वो हमारे ग्लेशियर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, जो बर्फानी तोदे हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब कहता है इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट एंड सी आइस, और उससे क्या होता है, जो बाकी असरात होंगे किसके ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर, यानी कि सी लेवल, सी आइस जो है वो भी क्या होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि ज़मीन के ऊपर जो बर्फानी तोदे हैं, जो ग्लेशियर्स है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो पिघलना शुरू होते हैं और ख़ास तौर से वो रिट्रीट होते हैं। रिट्रीट मैंने पहले बताया कि रिट्रीट होता है कम हो जाना। अदर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल लाइकली उस तरह के दूसरे असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेव्स। और कहता है उसके अलावा जो है इस दर्जा हरारत की जो बाकी असरात हैं उनमें शदीद किस्म के मौसमी हालात हैं, यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शदीद किस्म के मौसमी हालात, यानी कि इंक्लूडिंग हीट वेव्स जिसको हम गर्मी की लहरें बोलते हैं, ड्रॉट्स यानी कहत पड़ जाना, एंड हैवी रेनफॉल या फिर बहुत ज़्यादा बारिशें होना, स्पीशीज़ एक्सटेंशन, कहता है जानदारों का या मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का एक्सटेंशन हो जाना, ख़त्म हो जाना, ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स। कहता है किसकी वजह से, बदलते हुए दर्जे हरारत की वजह से। एंड चेंजेस इन द एग्रीकल्चर यील्ड्स, कहता है और क्या होता है, ज़राई पैदावार में तब्दीली की वजह से ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, ज़राई पैदावार यानी एग्रीकल्चर यील्ड्स, ज़राई पैदावार में तब्दीली होने की वजह से, तब्दीली की वजह से जो है ये सब चीज़ें होती है। कौन सी, जैसे कि स्पीशीज़ एक्सटेंशन, ड्रॉट्स, हैवी रेनफॉल। तो हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड पैरा पे क्या बता रहा है, कहता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज़ अ ग्लेशियल कवरेज ऑफ 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually। देख लीजिएगा, कहता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं बरसगीर को। कहता है कि जो बरसगीर हिंद है इसमें हिमालय का रीजन जो आता है, हिमालयाई रीजन जो है उसमें क्या है, 33,000 मुरब्बा किलोमीटर, क्या है, 33,000 किलोमीटर जो है वो ग्लेशियर से कवर है, ग्लेशियर से कवर है। लेकिन एंड इज एप्टली कॉल्ड
द वाटर टावर ऑफ एशिया। कहता है जब इसको किसने, ग्लेशियर्स ने ढक के रखा हुआ है, तो उससे एशिया का पानी का मीनार ठीक ही कहा जाता है। यानी कि इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जाना जाता है या इसको कहा जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि ये 33,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर से ढका हुआ एरिया है। एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। क्योंकि ये क्या करता है, सालाना यानी कि एनुअली तकरीबन 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो फराहम करता है। अब ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन मदर सेवरल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द सब कॉन्टिनेंट विच सपोर्ट्स इकोनॉमी एंड द लाइवलीहुड ऑफ millions of people in several countries like China, India, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। कहता है इस खित्ते के क्या कि जो ग्लेशियर्स हैं बरसगीर के कहीं नदियों और दरियाओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और कहीं मुल्कों जैसे कि चीन, पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को माशियत और रोज़ी को सहारा देते हैं। बांग्लादेश के लोगों को, इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को या चाइना वगैरह के इन कंट्रीज़ के लोगों को क्या करता है, ये ग्लेशियर जो है वो माशियत और रोज़ी को सहारा देते हैं इन कंट्रीज़ के लोगों को। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे बता रहा है, थर्ड पैरा, नेक्स्ट पैरा है, बट वन unnatural phenomena is said to change the very lives of these people as well as the rest of the world। ठीक है, कहता है लेकिन एक गैर फितरी हादसा, यानी कि जो कुदरती हादसा नहीं है, गैर फितरी हादसा है, इन लोगों की जिंदगियों के साथ साथ बाकी दुनिया को भी बदल देगा। ठीक है, क्या करेगा, बाकी दुनिया के जिंदगियों को भी बदल देगा। उन कहता है एंडेंजरिंग देयर वेरी एग्जिस्टेंस, और उनके वजूद को भी खतरे में डाल देगा। Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death। कहता है इंसानियत का एक और तबाहकुन हलाकत से सामना होने वाला है, यानी कि इंसान एक और मुसीबत का सामना करने वाला है, और वो क्या है, जिसके साथ ब्लैक डेथ के बाद से मुकाबला नहीं किया गया है। यानी कि क्योंकि आज तक हमने ब्लैक डेथ जैसा मुकाबला अभी नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही रही तो हम ज़रूर क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी तबाही का मुकाबला करने वाले हैं या सामना करने वाले हैं। कहता है वाइल पीपल आर स्टिल डिबेटिंग वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज इन प्रोग्रेस। कहता है जबकि लोग अभी भी एक बात पर बहस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है या नहीं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है या नहीं, इस बात पे तो बहस हो रही है। द general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in very near future। कहता है ज़्यादातर जो साइंसदान हैं या तहकीक करने वाले लोग हैं इस बात पर आम तौर पर इत्फाक राय रखते हैं, यानी कि उनका मानना है, क्या मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो शुरू हो गई है, और ये मुस्तकबिल यानी कि आने वाले वक्त में, बहुत ही करीब वक्त में इस पे फिर काबू न पाया जाने वाला शरह से बढ़ जा रही है। यानी कि जिस पे हमारा काबू नहीं होगा वैसी शरह, वैसी सतह पे, वैसे तरीके से ये जो है बढ़ रही है। और फिर कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ ड्यू टू इंक्रीज
an uncontrollable rate in the near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept. कहता है 20 साल पहले या हम कहेंगे 2 दहाइयों पहले ये जो ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट था ये सिर्फ मगरिब में माना जाता था, इसका ख्याल मगरिबी ख्याल माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि टुडे आज प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर also experiencing the impact of global warming. कहता है but now it impact is visible across the globe. लेकिन अब ये मगरिब तक ही नहीं रहा, ये वेस्टर्न तक ही नहीं रहा, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं रहा, लेकिन अब इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अगर आज कश्मीर जैसे ठंडे इलाके का भी जिक्र करें तो भी ग्लोबल वार्मिंग के असर का सामना जो है वो कर रहा है। कौन? कश्मीर। ठीक है, अब देख लीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर इज यूनिक। Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under the freshwater ecosystem that includes subtropical lakes of Jammu, floodplains, lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of Indus system, wetlands of different dimensions like ponds, snow-fed streams, spring reservoirs, etc. कहता है जो जम्मू कश्मीर इस बात में मुनफरिद है, यानी कि वो एक यूनिक है, यूनिक लैंड है इन हैविंग, कहता है कि इसकी 6% ज़मीन का हिस्सा ताज़ा पानी वाले माहौलियाती निज़ाम में, यानी कि 6% इसके माहौलियाती निज़ाम में कौन सा पानी है? जो ताज़ा पानी है। कितना है वो? 6% है, 6% है। लेकिन जिनमें क्या है? इनमें शामिल है कौन से? जम्मू के कुछ नीमहारी झीलें, यानी कि कुछ फ्लड प्लेन लेक्स जो फ्लड की वजह से बनती है तो उसकी वजह से, या वादी कश्मीर में सैलाबी झीलें होती हैं उनकी वजह से, वो वाली ज़मीनें या वो वाला पानी, या ऊंची जगहों पर जो मौजूद हिमालय की झीलें हैं, यानी कि हाई आल्टीट्यूड जो ऊंची जगहों पर मौजूद हिमालय की झीलें, या दरियाए सिंध के सिस्टम या दरियाए सिंध का जो निज़ाम है, उस साल भर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स होता है जो पूरे साल चलते रहते हैं। कहता है मुख्तलिफ जहतों के सैलीन ज़मीनें और जैसे तालाब है, स्नोफेड स्ट्रीम्स है, स्नोफेड स्ट्रीम यानी कि जो बर्फ़ से मुंसलिक नदियां हैं, उसके अलावा स्प्रिंग्स चश्मे हैं और रिजर्वायर्स होज वगैरह हैं। ये इन सब में पानी कौन सा पानी था? जो फ्रेश वाटर था। लेकिन अब क्या है? अब जो मसला है वो उल्टा हो गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे एज वाटर रिसोर्स, कहता है कि एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन। ठीक है, कहता है जिस तरह दुनिया भर के पानी के जरिए जो है वो मयारी और मिकदारी, ठीक है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, मिकदार में भी गिरावट का सामना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिग्रेड हो रहे हैं, गिरावट का सामना कर रहे हैं। कहता है इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि दैट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल वॉर्स विल बी फॉट ऑन वाटर। कहता है मुस्तकबिल में जो बैनुल अक़वामी जंगें होंगी या बैनुल अक़वामी जंग जो होगी वो लड़ी जाएगी किसके ऊपर? पानी के ऊपर। ठीक है, पानी के लिए जो है इंटरनेशनल वॉर्स जो है होगी, इंटरनेशनल जंगें जो होंगी वो पानी के ऊपर ही होंगी। कहता है ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर और रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। कहता है कि दुनिया के दूसरे बर्फानी इलाकों के मुकाबले में क्या होता है? कंपेयर टू अदर ग्लेशियर रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया के बर्फानी इलाकों की निस्बत, यानी जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर्स हैं वो खतरनाक शरह से कम हो रहे हैं, यानी खतरनाक तरीके से वो क्या हो रहे हैं? रिसीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
इन सुरु बैसन एलोन, कहता है इन सुरु बैसन एलोन वी हैव about 16% of glaciers in the last 40 years। कहता है पिछले 40 सालों में तकरीबन 16% ग्लेशियर्स जो है हम खो चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली किसमें? सिर्फ सुरु बैसन में, सिर्फ सुरु बैसन में या सुरु बैसन के इलाके में ही हम पिछले 40 साल में या 40 सालों में यानी 4 दहाइयों में लगभग 16% ग्लेशियर जो है वो खो चुके हैं। सिमिलरली कहता है इसी तरह वी हैव लॉस्ट अबाउट 18% ऑफ कोहलाई ग्लेशियर। कहता है इसी तरह से हमने इसी दौरान लगभग 18% कोहलाई ग्लेशियर को भी खो दिया है। द मेन रिसोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन द वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कहता है जो कि इस वादी में पीने के पानी और सिंचाई का एक अहम जरिया था। यानी कोहलाई ग्लेशियर जो था वो क्या था? एक अहम जरिया माना जाता था पीने के पानी के लिए और सिंचाई की पानी के लिए एक अहम जरिया था। इसी दौरान जो है हमने उनको भी खोना शुरू कर दिया। लगभग 18% कोहलाई ग्लेशियर भी आज जो है हमने खो दिया है। अब यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट पैरा में, कहता है द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर विद द फास्ट रिड्यूसिंग ग्लेशियर हैज रिजल्टेड इन वाटर स्कैर्सिटी फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन इन सम सीजन्स। देख लीजिएगा, कहता है कि तेजी से रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर, कहता है कि तेजी से घटते हुए ग्लेशियर्स के साथ साथ बर्फबारी जो होती है यानी स्नोफॉल जो होता है उसमें भी क्या आई कमी के नतीजे के तौर पर, उसकी कमी के नतीजे के तौर पर कुछ मौसमों में सिंचाई के लिए पानी में कमी हो जाओ यानी कि वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है और पन बिजली की पैदावार में भी कमी आ गई है। और पन बिजली यानी हाइड्रो पावर जनरेशन में भी कुछ मौसम में इतना पानी कम हो जाता है कि यानी कि जो हम वाटर स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी जो है हमें महसूस होती है जब हम सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना होता है या हम बिजली की पैदावार जो है वो कर रहे होते हैं। तो कुछ मौसमों में इतना कम पानी हो जाता है कि हमें वहाँ पे महसूस हो जाता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज। सैलाबों का बार बार आना भी उसके बावजूद बढ़ गया। या तो बारिश होती नहीं है या जब होती है तो फिर फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं। कहता है कपल्ड विद द अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द झेलम फ्लड प्लेन्स द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अलार्मिंग इन द नियर फ्यूचर। कहता है शहरकारी यानी कि शहरों का बसना जो है गैर मनसूबा बंदी के यानी कि अनप्लैन्ड, किसी मंसूबे के तहत नहीं बल्कि गैर मनसूबा बंदी के तहत, और उसके साथ दरियाए झेलम की सैलाब वाली ज़मीन से मुतालिक बद इंतज़ाम, ठीक है, जो बुरा इंतज़ाम है उससे क्या होता है, बद इंतज़ामी से मुस्तकबिल करीब में यानी कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में क्या होगा, मुस्तकबिल करीब में हालत और भी खतरनाक होने जा रहे हैं। अलार्मिंग है, सिचुएशन इज गोइंग टू बी अलार्मिंग, हालात जो है वो खतरनाक होने जा रहे हैं। देख लीजिए मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स the used to act as sponge during flooding or being covered into concrete landscapes। कहता है कि बहुत सी दलदली ज़मीनें जो होती थी जो सैलाब के दौरान क्या करती थी, स्पंज का काम करती थी। क्या करती थी? स्पंज का काम करती थी। यानी कि जो बारिश फ्लड होता था, तेज़ पानी होता था, वो जब जमा होता था तो वो कौन सी वेटलैंड जो होती थी उसको चूस लेती थी, अपने अंदर चूस लेती थी। लेकिन अब उन वेटलैंड्स को क्या किया गया है, कंक्रीट कर दिया गया है, उनके ऊपर सीमेंट डाला गया है, उनको कंक्रीट की शक्ल में बदल
बदल दिया गया है, तो अब उसकी वजह से क्या हो गया है, वो फ्लड्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। उनको वो जो वेटलैंड्स थी जो उस पानी को जज़ब कर रही थी, अब वो ज़मीनें भी नहीं रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storm in the valley which have caused devastation। देख लीजिएगा, एक और वाक़ा जो कि बराह रास्त ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है या वाबस्ता है, वो है क्या, वादी में तेज़ तर तूफान का आना। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ऑकरेंस फॉर हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स इन द वैली, यानी कि तेज़ तर तूफान का आना। कहता है storms in the valley which have caused devastation to the crops and fruits, thus affecting the livelihood of many peoples। जिन्होंने, उन तेज तूफानों ने फसलों और फलों पर तबाही मचाई है और इस तरह से बहुत से लोगों की रोजी रोटी को मुतासिर किया हुआ है। ठीक है, अब कहता है रिसेंटली कश्मीर हैज़ बीन विटनेसिंग ड्रास्टिक चेंज इन द प्रेसिपिटेशन एज वेल एज सीजनल चेंजेस। कहता है और कुछ ही अरसा पहले से कश्मीर बारिश और बर्फ़ के साथ साथ मौसमी तब्दीलियों में भी शदीद तब्दीली देख रहा है। ठीक है, यानी कि सीजनल चेंज, मौसमी तब्दीली भी कश्मीर में देखी जा रही है। इन द प्रोग्रेस, कहता है इस अमल में, सम सीजन्स, कुछ मौसम, लाइक अर्ली स्प्रिंग हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट। कहता है कि जो जल्दी आने वाला मौसम बहार पूरी तरह खो गया है, पूरी तरह बदल दिया गया है, पूरी तरह जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? कहता है कि the changes is felt as most of the spring flowers like the narcissus that normally used to flower in March can now be seen in full bloom in January और February। ठीक है, अब कहता है कि जो तब्दीली की इस बात से महसूस किया जाता है, इस मौसम की तब्दीली को इस बात से महसूस किया जा सकता है कि बहार के वक्त बहार के बहुत से फूल, जैसे कि नरगिस का फूल जो कि आम तौर पर मार्च के महीने में खिला करता था। कब? मार्च के महीने में खिला करता था। अब वो क्या, अब इससे जनवरी या फरवरी में पूरा खिला हुआ देखा जा सकता है। कब? जनवरी या फरवरी के मौसम में ही उसको पूरी तरह से खिला हुआ देखा जा सकता है। जो कब खिला होता था? मार्च में खिलता था। तो अब जनवरी या फरवरी, तो किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट, कहता है कि द डिमार्केशन बिटवीन seasons that was well defined a decade ago has vanished। कहता है कि मौसमों के बीच की जो हदबंदी होती थी, जो डिमार्केशन होती थी, यानी कि जो हदबंदी, मतलब इन 3 महीनों में या इन 4 महीनों में ये वाला सीजन या ये वाला मौसम रहेगा। तो अब कहता है, अब जिसकी एक दहाई पहले वजाहत की गई थी, इट वॉज डिफाइंड ए डिकेड एगो, यानी कि एक दहाई 10 साल पहले उसको बताया गया था। एगो हैज़ वैनिश्ड, अब बिल्कुल क्या हो गया है? खो चुकी है। वो अपना वो सीजनल डिमार्केशन, वो हदबंदी जो है वो खो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो दिसंबर जनवरी में बर्फ़ पड़ती थी, वो कभी कभी अब मार्च के महीनों में या फरवरी के एंडिंग महीने में भी, एंड पे भी जो है वो बारिश होती है या बर्फ़ होती है। तो किस वजह से होती है? वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होती है। या आपने ऊपर अभी देखा कि जो फ्लावर, नरगिस का फूल जो है वो कब खिलता था? मार्च में खिलता था, वो अब फरवरी या कहाँ पे? जनवरी या फरवरी में ही खिलता है। तो ये किसकी वजह से, यानी सीजनल चेंजेस जो है वो अब किसी डिमार्केशन पे नहीं रही है, वो अब वैनिश्ड हो गई है। जो डिमार्केशन थी, जो हदबंदी थी। अब कहता है इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्प्रिंग एंड समर। कहता है अब ये मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किल हो गया है? कि मौसम बहार और मौसम गर्मा में फ़र्क करना।
ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मौसम बहार और मौसम गर्मा में क्या है, साथ साथ खिज़ां और मौसम सरमा में भी फर्क करना जो है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आल्सो बिटवीन ऑटम एंड विंटर, कहता है कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा या मौसम बहार और मौसम गर्मा, मौसम कौन सा, खिज़ां और मौसम सरमा में अब डिमार्केशन या डिस्टिंग्विश या फ़र्क करना जो है अब बहुत मुश्किल हो गया है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन कश्मीर यूज टू रिमेन अंडर स्नो अनटू अर्ली स्प्रिंग्स, कहता है कि कश्मीर के बहुत से मैदानी इलाके मौसम बहार के शुरू होने तक बर्फ़ से ढके रहते हैं, या तो कभी पड़ती है या कभी पड़ती भी नहीं है। तो ठीक है, कहता है कि अब जब कभी पड़ती है तो वो क्या रहता है, कहता है कि अर्ली स्प्रिंग्स तक, यानी कि वो क्या होते हैं कि बहार के शुरू होने तक जो है वो बर्फ़ से ढके हुए कुछ मैदान कश्मीर के रहते हैं। कहता है अब But now plains even in winter are bereft of any white cover, कहता है लेकिन अब क्या होता है, अब वही मैदान मौसम सरमा में भी सफ़ेद चादर से महरूम रहते हैं। ब्रेफ्ट होता है महरूम, तो वो सफ़ेद चादर से मौसम सरमा में भी क्या होते हैं, महरूम रहते हैं, यानी उन पे वो सफ़ेद चादर बर्फ़ नहीं होती है। फिर कहता है The isles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitude, कहता है जो मखरूती शक्ल के बर्फ़ के डाले कश्मीर में आम नज़ारा हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ ज़्यादा ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन अब नीचे जो है मैदानी इलाकों में वो नहीं देखे जाते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ से आगे, वेटलैंड हैबिटेट्स, कहता है वेटलैंड हैबिटेट productivity and process being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff, कहता है कि दलदली या दलदल वाली ज़मीन पर जानदारों की रिहाइश, पैदावार और अमल जो कि क्या था, गर्दिश थी, चक्कर थी और मौसमों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पर क्या हो गया है, उन पर बारिश और बर्फबारी में आई मौसमी तब्दीलियों के सबब उल्टा असर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, उन पे उल्टा असर पड़ रहा है। While the major lakes like the Dal and the Wular have shrunk considerably, कहता है जबकि खास झीलें, जो मशहूर झीलें हैं जैसे कि डल झील है या वुलर झील है, काफ़ी हद तक सुकड़ कर रह गई है। श्रंक होता है सुकड़ना, काफ़ी हद तक सुकड़ कर रह गई है। और many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared, कहता है कहीं छोटे छोटे आबी ज़खायर मुकम्मल तौर से गायब हो चुके हैं। कहता है most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago, कहता है बहुत सी दलदली ज़मीनों में पौधों और जानवरों के मामले में तकरीबन आधी सदी पहले, यानी कि हाफ सेंचुरी 50 साल पहले, आधी सदी पहले के मुकाबले तनोज़ीस्त कम हो गई है, यानी कि अब वो दिखते नहीं हैं। इस अमल में इन दिस प्रोसेस, इस अमल में obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota, कहता है इस अमल में ज़्यादा मुफीद और कारआमद हयात की जगह बेहुदा, यानी कि जो हमें हमारी
इस्तेमाल के काबिल घास नहीं है वो और दूसरी आबी ज़िंदगी ने ले ली है। जो हमारे लिए अच्छे थे, फ्लोरा और फना जो हमारा अच्छा था, हमारे कारामद चीज़ें थी, वो अब उनसे गायब हो चुकी हैं। अब कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों ने जन्म लिया है जो हमारे काम की नहीं है? बेहुदा घास पातें और दूसरी आबी ज़िंदगी ने जो हमारे लिए मुफीद नहीं है, उन चीज़ों ने क्या किया है? जन्म लेना शुरू किया है, या वो उनकी जगह पे उभर आए हैं या उमड़ आए हैं। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज दियर साइकिल। बेचारे जगह बदलने वाले परिंदे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम की तब्दीली की वजह से, अब उन्होंने भी अपना चक्कर जो है वो बदल लिया है। अब क्या करते हैं? वाइल सम ऑफ देम स्टे हियर इवन ड्यूरिंग समर, अदर्स डू नॉट रिटर्न इन विंटर्स। कुछ समर में वह कश्मीर से चले जाते थे या वैली से चले जाते थे, अब वो वहीं पे रहते हैं, और कुछ विंटर्स में चले जाते थे, वो वही विंटर में भी वहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्मी या ज़्यादा सर्दी अब होती नहीं है, बर्फ़ ज़्यादा फिर पड़ती नहीं है। तो इस तरीके से कहता है कि वो परिंदे जो अपना चक्कर यानी कि अपना साइकिल चेंज करते हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह यानी माइग्रेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? जबकि उनमें से कुछ परिंदे यहाँ गर्मियों के मौसम में भी रुके रहते हैं और दूसरे सर्दियों में भी वापस नहीं आते हैं। दूसरे यानी कि जिन्होंने सर्दियों में यहाँ पे आना होता है बर्फ़ देखने, वो भी नहीं आते हैं, या बर्फ़ के मौसम में वो उन्होंने आना होता है, उनके मुताबिक वो मौसम जिस मौसम को वो पसंद करते हैं, लेकिन वो अब नहीं, विंटर्स में भी डू नॉट रिटर्न इन विंटर। कहता है कि वो अब सर्दियों में भी वापस नहीं आते। कहता है द वाटरफॉल, द वाटरफॉल ये परिंदे का नाम है जिसको मुर्गाबियाँ कहते हैं। कहता है द वाटरफॉल, मुर्गाबियाँ दैट यूज टू माइग्रेट हियर ड्यूरिंग विंटर मंथ स्टेज हियर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। कहता है जो महीनों, सर्दी के महीनों के दौरान यहाँ से चली जाती थी, वो साल के ज़्यादातर वक्त यहीं रहते हैं। जो क्या था? वाटरफॉल था। वाटरफॉल क्या करता था? सर्दी के महीनों के दौरान यहाँ से चली जाती थी, लेकिन अब वो क्या करते हैं? साल के ज़्यादातर वक्त में यहीं रुके रहते हैं। कहता है सम बर्ड्स लाइक हुपो विच वर सीन इन फ्लॉक्स इन स्प्रिंग आर हार्डली स्पॉटेड। कहता है हुपो ये भी एक परिंदा है। कहता है हुपो जैसे कुछ परिंदे जिन्हें बहार के मौसम में झुंड में देखा जाता था, यानी कि झुंडों में देखा जाता, ग्रुप्स में देखा जाता था, फ्लॉक्स में देखा जाता था। कब? मौसम बहार में। वो अब शक्ल से दिखाई नहीं देते हैं, अब हार्डली स्पॉटेड यानी कि वो अब मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल से ही कहीं दिखाई देते हैं, अदरवाइज वो अब गायब ही हो गए हैं। मैनी अदर्स लाइक कॉटेज हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। कहीं दूसरे परिंदे जैसे कि एक परिंदा यहाँ पे कॉटेज का नाम दिया है, कॉटेज अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है, कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। वो जो हुपो जो होते हैं वो तो कभी मुश्किल से ही नजर आते हैं, लेकिन कॉटेज अब बिल्कुल मुकम्मल तौर से गायब हो गई है। नेक्स्ट है, कहता है कि रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कोलाई ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द कश्मीर हिमालयाज। कहता है कश्मीर के हिमालय पहाड़ों के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर है। कौन सा? जो कोलाई ग्लेशियर है, कोलाई ग्लेशियर है। हैज़ evoked concern among environmentalists who stress for immediate measure to at least minimize its melting rate। कहता है तेजी से पिघलने वाले माहिरीन माहौलियात में तशवीश पैदा कर दी है। किसने? कोलाई के ग्लेशियर ने जो तेजी से पिघल रहा है उसने माहिरीन माहौलियात में एक तशवीश पैदा कर दी है। क्यों? कहता है जो इसके पिघलने की शरह को कम करने के फौरी इक़दामात पर जोर देते हैं। कहता है कोलाई हैज़ श्रंक अबाउट
18% ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड्स। जो आपने पीछे भी पढ़ा था, क्योंकि पिछले 3 दहाइयों में या 30 सालों में कोलाई ग्लेशियर जो है दर्जाए हरारत के बढ़ने की सबब यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 18% पिघल गया है। 18% जो है वो पिघल गया है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर caused by the high levels of pollution by emission of the greenhouse gases by the ever increasing vehicles and सीमेंट प्लांट्स। कहता है जिसकी वजह यह है कि लगातार बढ़ती हुई गाड़ियों और सीमेंट के कारखानों की वजह से पैदाशुदा ग्रीन हाउस गैसेस के सबब आलूदगी बढ़ती सतह और उसके अलावा ग्लेशियर के नज़दीक बढ़ती हुई इंसानी Besides increased human activity near the glacier, particularly by guzzers and बकरवाल्स। कहता है कि उसके अलावा जो है कोलाई ग्लेशियर के नज़दीक बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ खासकर गुजरों और बकरवालों की, उनकी वजह से ये कोलाई ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है, वो तेज़ी से पिघल रहा है। कहता है significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier। कहता है हसास माहौलियाती इलाके में अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द यात्रियों और सियाहों यानी सैर करने वाले लोगों की तादाद में खासा इजाफा भी यानी कि इस ग्लेशियर के पिघलने की एक वजह बन गई है या वजह है। अब देख लीजिएगा, कहता है इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको टैरी का नाम दिया जाता है, हैज सिलेक्टेड द कोलाई ग्लेशियर इन द वेस्ट लिदर वैली एज वन ऑफ द इंडेक्स ग्लेशियर फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। कहता है जम्मू कश्मीर में क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने वादिये लिदर के मगरिब में यानी कि वेस्टर्न में क्या किया है, कोलाई ग्लेशियर को लंबे अरसे की निगरानी के लिए इंडेक्स यानी अलामती ग्लेशियर की शक्ल में चुना है। अब लिदर वैली कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 1200 स्क्वायर किलोमीटर। लिदर वैली जो है लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैली हुई है। फिर कहता है आगे, एंड इट सस्टेन्स अबाउट 18 ग्लेशियर्स और 48 ग्लेशियर्स, और ये 48 ग्लेशियर्स को बरकरार रखने वाली है। कितने ग्लेशियर्स इसमें हैं, लगभग 48 ग्लेशियर्स। कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश कवरिंग एन आइस कवर्ड एरिया ऑफ 39 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो क्या करते हैं, 18 ग्लेशियर्स हैं वो लगभग 39 स्क्वायर किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर वाले बर्फीले इलाके का अहाता करता है। ठीक है, और इट इज़ important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley। और इस इलाके में वादी में रहने वाली बस्तियां या कम्युनिटीज़ के लिए पानी के ज़रिए की दस्तयाबी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक इंडेक्स ग्लेशियर कायम करना जो है वो ज़रूरी है। फिर कहता है साइंटिफिक स्टडीज़ conducted on the glacier will last for 5 years, after which Terry will recommend measures to bring down the glacier's recession rate। कहता है ग्लेशियर पर किए जाने वाली साइंसी तजर्बे ने 5 वर्षों तक जारी रहेंगे। ग्लेशियर पर किए जाने वाली साइंसी तजर्बे जो हैं वो 5 वर्षों तक जारी रहेंगे, जिसके बाद टैरी यानी कि आपने ऊपर पढ़ा था, टैरी है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ग्लेशियर के सिकुड़ने की शरह को कम करने यानी कि बर्निंग डाउन द ग्लेशियर रिसेशन रेट, उसको सिकुड़ने की शरह को कम करने के लिए कुछ इकदामात की सिफारिश करेगा।
अब देख लीजिएगा, नेक्स्ट है द observations and hydrological simulations from the Lidar and the Sindh river are showing the increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. उसके बाद बता रहा है, कहता है कि दरियाए लिदर और दरियाए सिंध, ठीक है, ऑब्जर्वेशन द हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन फ्रॉम लिदर एंड द सिंध, दरियाए लिदर और दरियाए सिंध के मुशाहिदात यानी उनकी जांच और आबी मुताले से मुतालिक नकली ग्लेशियर के पिघलने की बढ़ती हुई शरह के सबब बढ़ते हुए बहाव के रुझानात को दिखा रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए डिक्लाइन यानी कि बहाव के रुझानात को दिखा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो है बहाव, चाहे लिदर हो या सिंध रिवर हो, उनका बहाव जो है वो फ्लो जो है वो तेजी से चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और फिर कहता है, और बर्फ की चादर इन दोनों दरियाओं के इलाकों में काफ़ी कम हो गई है, इन दोनों की तराई जो है वो क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। कुछ इलाकों में some small glaciers have disappeared completely in some areas, कहता है कुछ इलाकों में कहीं छोटे छोटे ग्लेशियर अब पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, गायब हो गए हैं। और उसके बाद कहता है, थिकनेस ऑफ ग्लेशियर्स हैड रिड्यूस्ड बाय मोर देन 2/3 while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up, कहता है ग्लेशियर्स की मोटाई जो उनकी मोटाई थी, जो बहुत मोटे थे, उनकी वो मोटाई जो है अब लगभग 2/3 यानी 2/3 से ज़्यादा कम हो गई है, जबकि वादी में बहुत से चश्मे जिनको जो किसकी बदौलत, ग्लेशियर्स की बदौलत निकलते थे, वो भी अब क्या हो गए हैं, आल्सो ड्राइड अप, सूख गए हैं। अब देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज हैज एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन एनवायरनमेंट बट ऑल्सो ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो कहता है कि क्लाइमेट चेंज जो होती है, मौसमी तब्दीली जो है, मौसम में आई तब्दीलियों का असर न सिर्फ नॉट ओनली ऑन एनवायरनमेंट, न सिर्फ माहौल पर पड़ा है, बल्कि ऑल्सो ऑन सोसाइटी, बल्कि समाज और माशियत पर भी इसका असर पड़ा है। जो इकोनॉमी है हमारी, उसके ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो पड़ा है। अब देख लीजिएगा, द potential consequences of climate change have been established beyond dot at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change। कहता है मौसम के बदलने के मुमकिना निताइज, रिजल्ट जो है को बिना किसी शक्ल के आलमी सतह पर नाफिज किया गया है, ठीक है, एस्टैब्लिश ऑन द ग्लोबल लेवल यानी कि आलमी सतह पर इसको नाफिज किया गया है, विद द फैक्ट दैट ह्यूमंस हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। तो कहता है कि इस हकीकत के साथ कि इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। किसके लिए? क्लाइमेटिक चेंज के लिए काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक जो है वो क्या है, इंसान ही उसके लिए जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। The changes in the average global temperature during the last century are larger that can be explained by natural changes alone। कहता है पिछली सदी के दौरान, ठीक है, औसत आलमी दर्जाए हरारत में आई तब्दीली इससे ज़्यादा है जितना सिर्फ कुदरती तब्दीलियों के ज़रिए समझा जा सके।
ठीक है, यानी कि उतनी नेचुरल चेंजेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई है जितनी चेंजेस जो है वो इंसान की एक्टिविटीज से हुई है। 11 ऑफ द लास्ट 12 ईयर्स हैव बीन द हॉटेस्ट सिंस द रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर स्टार्टेड इन 1850, यानी साल 1850 से जब से दर्जाए हरारत को दर्ज करना शुरू किया गया है या दर्ज करना शुरू हुआ है, तब से पिछले 12 बरसों में से 11 बरस बहुत ज़्यादा गर्म रहे हैं। 12 बरसों में 11 बरस जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेट रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनमें टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बता रहा है कि क्लाइमेट change impact on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically है यहाँ पे, assessed scientifically for each sector। कहता है रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में या सेक्टरों में मौसमी तब्दीली के असरात अभी से दिखाई दे रहे हैं और हर सेक्टर में इनका जायज़ा लेना जो है वो क्या है, एसेस साइंटिफिकली फॉर ईच सेक्टर लाजमी है। और हर सेक्टर जो है वो क्या है, उसमें साइंटिफिकली उनका जायज़ा लेना जो है वो बहुत क्या है, अहम है, बहुत लाजमी है। फिर कहता आगे preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggests that depending upon the level of future emissions, the average temperature increased in the valley by the end of the 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrades। जो आपने पीछे पढ़ा था 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या बताया जा रहा है। कहता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक, एक जांच की इब्तदाई नताइज ये बताते हैं, क्या बताते हैं, उनकी सुजेशन या उनके नताइज ये बताते हैं कि मुस्तकबिल के दर्जाए हरारत या इखराज की सतह पर इन्हिसार रखते हुए अगर 21वीं सदी के आखिर तक वादी के तवस्त दर्जाए हरारत में 2 से 3 सेंटीग्रेड के बीच इजाफा हो जाएगा। अगर जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो यूनिवर्सिटी के एक तहकीक में ये बताया गया है या माना गया है कि 21st सेंचुरी में 21वीं सदी के आखिर तक क्या हो जाएगा कि जो वादी का सेंटीग्रेड या टेम्परेचर होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उसके अंदर इजाफा हो जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से इसी तरीके से बढ़ती रही। अब देख लीजिएगा लास्ट पैरा है यहाँ पे, कहता है कि एरेटिक स्नोफॉल, गैर यकीनी बर्फबारी, हॉटर समर्स, ज़्यादा गर्मियों के मौसम, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, आब व हवा की तब्दीली एंड चेंज ऑफ बोथ प्रेसिपिटेशन, और मौसम की तब्दीलियों में, ठीक है, एंड टेम्परेचर विल इफेक्ट लाइवलीहुड्स, और दर्जाए हरारत दोनों में तब्दीली क्या है, रोजी रोटी पर भी असर डालेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी पे भी असर डालेगा। Therefore, इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड assessment of climate change impact on water resource is critical for water resources planning, hydropower development and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations। कहता है कि अब क्या होगा, इसलिए पानी के जराया जो है, पानी के रिसोर्सेज पर
मौसमी तब्दीली के असरात को हमें समझना होगा और इनका जायज़ा लेना होगा। वसाइल की मंसूबाबंदी करनी होगी। पन बिजली को फ़रोग और सैलाबों से बचाव के लिए निहायत ज़रूरी इक़दाम या ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली जो नस्लें हैं, फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी की हिफाजत कर सके। यानी हम आने वाली जनरेशन के ज़िंदगी को या इस ज़मीन के ऊपर उनकी लाइफ को हिफाजत या मुहाफ़िज़ बन सके, उनको सिक्योर कर सके, उनकी ज़िंदगियों को भी क्या कर सके, हिफाजत कर सके। कहता है इन द बैकड्रॉप ऑफ लोमिंग वाटर क्राइसिस इन मोस्ट ऑफ द एशिया वी द कस्टोडियन ऑफ द वाटर टावर ऑफ एशिया। कहता है एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए पानी का बहरान बढ़ने के के पस मंज़र में एशिया के बुर्ज आबा यानी कि वाटर टावर के रखवाले होने के नाते हम क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द वाटर टावर ऑफ एशिया वी कैन नॉट एफर्ड टू बी कंप्लेसमेंट। कहता है कि हम लापरवाह नहीं हो सकते। इस पूरे वाटर टावर एशिया के कस्टोडियन होने के नाते जो है हम लापरवाह नहीं हो सकते, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। वी नीड टू वर्क विद अदर स्टेक होल्डर्स फॉर डेवलपिंग ए robust strategy for the sustainable development of water resources in the region। कहता है कि हमें दूसरे शर्तबंद यानी स्टेट होल्डर्स जो हैं उनके साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने के लिए काम करना होगा, ताकि इलाके में पानी के वसाइल की पायदार तरक्की पर काम किया जा सके, ताकि रीजन में जो है वाटर रिसोर्सेज के लिए जो है कोई अच्छा काम, कोई कौन सा काम, पायदार तरक्की वाला काम किया जा सके। The children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifferences if we do not act today। अगर हम अभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले नस्लों को हमारी अनदेखी का बाहरी बोझ उठाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, आने वाली नस्ल या आने वाले जो बच्चे होंगे उनको हमारी इस अनदेखी का बोझ जो है, बाहरी बोझ उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे दिए हैं, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, इनको देख के फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। So thanks and have a nice day.